Hey guys, this is AP. Welcome back to my YouTube चैनल AP सर इंग्लिश। दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल AP सर इंग्लिश में स्वागत है। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये पेपर है यूपी टेट का, जो अभी 2 दिन पहले ही 23 जनवरी 2022 को हुआ था। उसी का सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। हमारे पास जो पेपर है मुझे नहीं पता कौन सी सीरीज़ का है, क्योंकि इस सीरीज़ में जो इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है वो 61 से स्टार्ट हो रहा है। आपको क्या करना है, आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चन से देखिए, उसका सोल्यूशन देखिए, उसका डिस्क्रिप्शन देखिए, और फिर आप अपने सीरीज़ के अकॉर्डिंग जहाँ भी आपका ये क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप मैच करिएगा, आंसर बताइएगा मुझे कि इतने क्वेश्चन से सही हो रहे हैं। क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हो सकता है वैरी करें डिफरेंट सीरीज़ में, लेकिन क्वेश्चन जो होंगे वो सेम होंगे। उनके नंबर भले ही वैरी कर जाएं आपस में, लेकिन क्वेश्चंस जो होंगे वो सेम होंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से, क्योंकि हमारी सीरीज़ में जो इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है वो 61 से स्टार्ट हो रहा है। 61 का क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन, हु आर दी अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट्स ऑफ अंटार्कटिका। ये हमें क्वेश्चन है और इसका आंसर हमें बताना है। अब सबसे पहले मैं क्वेश्चन रेज करूंगा कि ये क्वेश्चन पूछने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये ज्योग्राफी का है, और ये क्वेश्चन बिना आरसी के अगर इंग्लिश में आ रहा है तो आरसी दीजिए, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दीजिए, और उसमें से हमें बताना पड़ जाएगा कि क्वेश्चन आंसर क्या है, तब तो ये क्वेश्चन पूछने का लॉजिक है। अदरवाइज़ कोई लॉजिक नहीं है इंग्लिश सेक्शन में इस क्वेश्चन को पूछने का। तो वैसे क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डायनासोर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो सेकंड आंसर जिसका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डायनासोर्स हो जाएगा। आपको यहाँ पर टिक करना होगा। आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 62 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडवर्ब, यानी इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा वर्ड है जो एडवर्ब की तरह ट्रीट किया जाता है। तो अब सबसे पहला ऑप्शन है फ्यूरी। अब हमें पता है ना फ्यूरी क्या होती है, एक नाउन है, इसका मतलब होता है रोष, गुस्सा, तो ये तो नाउन हुआ। दूसरा ऑप्शन दे रखा है मीक। मीक होता है एडजेक्टिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव होता है। अगर ये एडजेक्टिव है तो इसका मतलब होता है दब्बू, शांत और आज्ञाकारी टाइप का इंसान, दब्बू इंसान है ना, उसे बोलते हैं मीक। और इसका नाउन जो बन जाएगा वो मीकनेस बन जाएगा। थर्ड ऑप्शन दे रखा फेस। अब फेस जो है अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन भी बन सकता है और वर्ब भी बन सकती है। फेस जब नाउन बनेगा तो जानते नहीं फेस क्या होता है, हमारा और आपका फेस, किसी चीज़ का फेस, किसी बिल्डिंग का फेस, इस टाइप से। और फेस अगर वर्ब बन रही होगी तो फेस करना हो जाएगा, किसी चीज़ का सामना करना, इस टाइप से। तो ये तो हमारा नाउन और वर्ब रहा। अब हमारे पास ऑप्शन बचा 4, यानी फोर्थ, अपेस। अपेस मीन्स होता है क्विकली, इन मोशन, यही हमारा एडवर्ब है। अब जरा समझ लीजिएगा, जब भी किसी वर्ब के पहले आर्टिकल लगा देंगे इंडेफिनिट आर्टिकल ए, तो वो फिर हमारा एडवर्ब बन जाती है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। जैसे कि समझिएगा, जैसे कि आ जाए अहेड, हेड में लगा दिया हमने ए तो अहेड आ जाए, और अहेड क्या है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ये एडवर्ब है। बोलते नहीं है कैन यू मूव अहेड, क्या आप आगे बढ़ सकते हो, अहेड है ना, अहेड एडवर्ब है। जैसे कि आ जाए अपेस, पेस में ए लगा दिया, अपेस हो गया। ऐसे ही साइड में ए लगा दे, असाइड आ जाए। एक साथ है, एक वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, असाइड, ये भी हमारा एडवर्ब हो जाएगा। जैसे कि ब्लेज में आ लगा दे, अब्लेज, अब्लेज, तो अब्लेज भी हमारा क्या होगा, एडवर्ब हो जाएगा। वेक में ए लगा दे, अवेक, अवेक क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ये सारे मैंने ऑप्शंस आपको बता दिए कई। तो ये जो मैं डिस्क्रिप्शन और इसका एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा काम आएगा आपको आगे वाले एग्ज़ाम में। अगर कोई और एग्ज़ाम आप फेस करेंगे उसमें ज़रूर आपको मदद मिलेगी, तो आप अच्छे से सुनिएगा। सो आपका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 62 नंबर का, वो फोर्थ हो जाएगा। फोर्थ नंबर इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर, अपेस। अपेस यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। तो जो यहाँ पर आपके एडवर्ब है, आंसर होगा वो फोर्थ नंबर का होगा, अपेस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। 63 में कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट कंजंक्शन। कंजंक्शन का यूज करके हमें सेंटेंस को प्रूव करना है, यानी इम्प्रूव करना है और उसे कंप्लीट करना है। डैश ही हैड नॉट पेड हिज बिल, हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ, हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ, ये हमारी मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज कह रहा है कि उसका जो बिजली है उसकी कट गई थी, काट दी गई थी। उसके पीछे रीज़न क्या रहा होगा, कोई ना कोई रीज़न रहा होगा। तो ये जो सेंटेंस है वो रीज़न होगा, कारण होगा। अब कारण और रीज़न को बताने के लिए हमारे पास एज लगा है, बेहतर वर्ड है, एज हो जाएगा यहाँ पर। एज ही हैड नॉट पेड हिज बिल,
क्योंकि उसने विल नहीं पे किया था इसलिए उसकी इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी गई थी। यही एक रीज़न है और ये रिज़ल्ट है। तो जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो उसका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो हो जाएगा वो एज हो जाएगा। हमें पता है ना, एज यहाँ पर कंजंक्शन ऑफ रीज़न कहा जाएगा। सो आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एज, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है कंजंक्शन ऑफ रीज़न। एज की जगह पर आप सिंस भी लगा सकते हो, बिकॉज भी लगा सकते हो। यहाँ पर आप रख लीजिए, देखिए, एज ही हैड नॉट पेड हिज विल हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ। Since he had not paid his bill, his electricity was cut off. Because he had not paid his bill, his electricity was cut off. अब सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप चाहो तो मेन क्लॉज को पहले उठा दो। मेन क्लॉज कहने मतलब है कि जो हमारी हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ है, इसको उठा के हम पहले भी रख सकते हैं और बाद में आप लिख लीजिए। जैसे लिखिए, हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ एज ही हैड नॉट पेड हिज बिल। ऑप्शन सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 63 का फर्स्ट हो जाएगा सही आंसर। अनलेस क्यों गलत है? अनलेस कंडीशन के साथ लगाता है, कंडीशनल वर्ड कहा जाता है। ये भी हमारा कैसा वर्ड है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ध्यान दीजिएगा, ये भी हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो अनलेस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं कहूँ कि जब तक तुम पढ़ोगे नहीं पास नहीं होगे, तो अनलेस यू स्टडी हार्ड, अनलेस वाली जो क्लॉज होती है सिंपल प्रेजेंट में बनाई जाती है, फ्यूचर में नहीं बना जाती है। अनलेस यू स्टडी हार्ड यू विल नॉट क्रैक दिस एग्ज़ाम, यू विल नॉट पास द एग्ज़ाम। तो ये वर्ड हो सकते हैं, ये सेंटेंस हो सकता है। ईदर का यूज हम कर सकते हैं जब दो में से किसी एक को दिखाना हो, वो भी पॉजिटिव सेंटेंस में। तो इसमें तो नॉट लगा है, इसमें तो हम यूज नहीं कर पाएंगे। अनलेस का यूज हम इसलिए यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि नॉट भी लगा है। एक रीज़न यहाँ भी देखिए, क्योंकि अनलेस के साथ हम नॉट नहीं लगाते हैं। हम ये नहीं बोल सकते हैं अनलेस यू डू नॉट स्टडी हार्ड, गलत हो जाएगा। अनलेस यू स्टडी हार्ड सही हो जाएगा। बट जो हमें बट के बारे में पता होना चाहिए, बट जो है एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी है और ये हमारा प्रपोजिशन है। अगर ये कंजंक्शन होगा तो कॉन्ट्रास्ट दिखाएगा, दो सेंटेंस का विरोधाभास दिखाएगा। और अगर ये प्रपोजिशन बन रहा होगा तो ये एक्सेप्ट की मीनिंग देगा, के सिवाय की मीनिंग देगा। याद रखिएगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 64 क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फिगर ऑफ स्पीच ना समझते हो ना, अलंकार जैसे बोलते हैं हिंदी में, यानी किसी सेंटेंस को जब अलंकृत तरीके से आपको बोला जाए तो उसे अलंकार बोलते हैं ना, फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। जैसे एक सिंपल सेंटेंस में बताऊं, हनुमान ने लंका जला दिया। अब ये एक सिंपल साधारण सा वाक्य है, लेकिन इसी को अगर मैं फिगर ऑफ स्पीच लगाकर बोलूं तो हिंदी में एक दोहा टाइप का लाइन्स होती हैं। क्या होता है? हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका से गिरी जल गई गई निशाचर भाग। बात हमने वही बोली लेकिन थोड़ा सा फिगर ऑफ स्पीच अलंकार लगा दिया इसमें, तो हमारा क्या हो जाएगा? फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। तो इसमें हमें फाइंड करना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच क्या है सेंटेंस के माध्यम से। डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स। अब हमें पता है कि जो हैंड है ये लिम है ना, लिम, और लिम जो होते हैं ह्यूमन बीइंग में होते हैं, किसी लिविंग इंसान में होते हैं। तो जो हमने डेथ को, जो नॉन लिविंग है, उसको डिस्क्राइब कर लिया एज ए लिविंग। और जब भी कोई नॉन लिविंग थिंग को डिस्क्राइब किया जाने लगा या फिर माना जाने लगे, कंसीडर किया जाने लगे एज अ लिविंग थिंग के रूप में, तो उसे हम पर्सोनिफाई कहते हैं। हिंदी में मानवीकरण बोलते हैं। जब कोई निर्जीव वस्तु को सजीव वस्तु की तरह ट्रीट किया जाने लगे तो उसे हम मानवीकरण बोलते हैं। व्हेनेवर अ नॉन लिविंग थिंग इज कंसीडर्ड एज लिविंग थिंग इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन, तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन बोलेंगे। सो आंसर इज गोइंग टू बी योर थर्ड ऑप्शन। यानी कौन सा आंसर है आपका होगा यहाँ पर? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, है ना, पर्सोनिफिकेशन। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 65 में कह रहा है कि चूज द प्रॉपर सीक्वेंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग। अब हमें जम्बल्ड देना है, यहाँ पर जम्बल्ड देखना है। द गाइड सेड दैट, गाइड ने कहा, क्या कहा? स्टार्ट करते हैं नोवेयर इन द वर्ल्ड, पी से ही स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि एक चीज़ और यहाँ पर समझिएगा, ये सेंटेंस हम स्टार्ट कर सकते थे आर से भी, लेकिन अगर मैं पी से स्टार्ट कर रहा हूँ, हालांकि मुझे जो बेहतर सीक्वेंस लग रहा है वो है PRQS, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड वाला।
जो बेहतर आंसर हमें लग रहा है वो थर्ड वाला, लेकिन थर्ड वाले अगर मैं लगाऊंगा थर्ड वाला आंसर तो उसके पीछे एक रीज़न है, PRQS यहाँ पर होना चाहिए था। अब ये समझिए ज़रा, अगर मैं कहूँ द गाइड सेड दैट नो वेयर इन द वर्ल्ड, है ना, इसके बाद क्या हो जाएगा आर, यू विल फाइंड अ फेयर बिल्डिंग देन द ताजमहल। तो बेहतर जो सेंटेंस होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था, द गाइड सेड दैट नो वेयर इन द वर्ल्ड, यू विल ना होकर विल यू फाइंड होना चाहिए था, क्योंकि इन्वर्जन लगाते तब तो ये सही हो सकता था थर्ड वाला। तो नहीं पता है एग्जामिनर ने किस मोड से लगाया है, अगर वो यही सेंस निकालना चाह रहा है तो ये ऑप्शन नंबर PRQS ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पर इन्वर्जन लगाना चाह रहा था तो फिर वहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो RQPS भी हो सकता है, यानी फोर्थ भी आंसर हो सकता है। हालांकि ज़्यादा जो आंसर होने की उम्मीद है वो थर्ड नंबर है, PRQS। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि आपको गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब, यानी ये जो कहावत है ना, प्रोवर्ब बोलते हैं कहावत सेइंग को, उसकी मीनिंग में बताना है। अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन अ बुश। बुश मीन्स होती झाड़ी, यानी अगर लिटरल मीनिंग अगर देखें तो इसकी मीनिंग ये कह रहा है कि एक चिड़िया जो हाथ में होना वही कीमती है, अच्छी है, कि बजाय जो दो चिड़िया झाड़ियों में बैठी हैं वो, क्योंकि वो झाड़ियों में बैठी हुई हमें नहीं पता है किसकी है ना, वो उड़ भी सकती हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इट इज़ बेटर टू बी सेटिस्फाइड, यानी आपके पास जो है उसी से सेटिस्फाई हो, उसी से आप संतुष्ट हो, वो ठीक है। तो इसका जो मीनिंग हो जाएगी वो सेकंड नंबर हो जाएगी। इसकी मीनिंग क्या हो जाएगा, इसकी मीनिंग जो हो जाएगी वो सेकंड हो जाएगी। इट इज़ बेटर टू बी सेटिस्फाइड विद वॉट यू हैव दैन टू ट्राई टू गेट वॉट इज़ नॉट योर्स, है ना। जो आपके पास है बेहतर है आप उसी से सेटिस्फाई हो, आप उसको ट्राई ना करो जो आपके पास नहीं है ना। तो ये इसकी मीनिंग हो सकती है आपका। एक हिंदी में कहावत नहीं होती है, आधी छोड़ सारी को धावे, आधी रहे न सारी पावे, वही वाली ये मीनिंग है। अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन अ बुश, ये मीनिंग हो जाएगा। सो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड नंबर इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 67 में कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई डैश हिम सिंस वी मेट अ ईयर अगो। अब हमें पता है कि सिंस के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो मेन क्लॉज है वी मेट अ ईयर अगो, ये पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पास्ट के बाद वो एक्शन, यानी काफ़ी टाइम हो चुका है जब से मैं मिला हूँ, तो वो जो मिले थे वो टाइम पास्ट में था, और अभी जो मैं हूँ वो प्रेजेंट में है। तो ये जनरल सा एक रूल बना दिया जाता है कि सिंस के पहले जो क्लॉज आती है वो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में होती है। सिंस के बाद जो क्लॉज आती है वो सिंपल पास्ट में होती है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होती है। तो देख लीजिए, सिंस के बाद वी मेट जो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होना चाहिए था। तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव होती है। यहाँ पर चूंकि आई दे रखा है तो आई के साथ हैव लगता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, यानी हैवंट सीन। सो थर्ड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आई हैवंट सीन हिम सिंस वी मेट अ ईयर अगो, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा 67 नंबर में। अच्छा, सिंस की जगह पर कभी कभी एवर सिंस भी आ जाता है, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 में देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ सुइटेबल प्रोनाउन। प्रोनाउन का यूज करना हमें यहाँ पर देखना है। माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ। अब देखो, एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा फॉन्ड है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति लगाव है उनका, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो एक दूसरे के प्रति यानी रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमें रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, और रेसिप्रोकल प्रोनाउन यहाँ पर कौन सा दे रखा है, ईच अदर दे रखा है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ईच अदर इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। अब ईच अदर ही क्यों लगाते हैं, देखिए कई रीज़न है। एक तो दो के लिए हम ईच अदर का यूज करते हैं, दो से ज़्यादा के लिए वन अनदर का यूज करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन के केस में। लेकिन अगर हमें मेंशन ना किया गया हो कोई, और इन जनरल केस में अगर बात की जा रही हो, हमें नहीं पता है कितने नंबर हैं, तो फिर हम जनरली ईच अदर का ही यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूँ वी शुड लव ईच अदर, या वी शुड सपोर्ट ईच अदर, है ना, हम सभी को एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर हम ईच अदर लगा रहे हैं, लेकिन इस वी में, इस हम में हमें नहीं पता है कि हम कितने लोग हैं। तो इन जनरल केस में हम ईच अदर का यूज कर लेते हैं
इन ब्रॉड सेंस में। लेकिन अगर नंबर मेंशन किए गए हों तो 2 के लिए हम ईच अदर और 2 से ज़्यादा के लिए वन अनदर लगाते हैं, ये बात याद रखिएगा। हालांकि इसका और भी कॉन्सेप्ट है कि नंबर्स जब डिफाइंड हों, डेफिनेट हों तो क्या लगाएंगे, तो इसका अलग कॉन्सेप्ट है। यही ये 2 वर्ड हैं, वेरी करते रहते हैं। इनका एक लंबा कॉन्सेप्ट है, बताऊंगा किसी और पेपर में या किसी और दिन। हालांकि आज हम लोग पेपर सॉल्व करने आए हैं तो पेपर सोल्यूशन के माध्यम से आपको उसी तरीके से बताऊंगा। बाकी सारे ऑप्शन इसलिए गलत हैं क्योंकि यहाँ पर हमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन की ज़रूरत थी, वो फाउंड ऑफ है एक दूसरे के, है ना, एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है एक दूसरे के प्रति, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमें रिक्वायरमेंट यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। थर्ड नंबर जो ईच अदर लिखा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाएगा यहाँ पर। सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। 69 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। मेटाफर होता क्या है, सबसे पहले समझिए। मेटाफर यानी इसे हिंदी में बोलते हैं रूपक, है ना। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, शायद रूपक बोलते हैं ना, मेटाफर। और सिमली को बोलते हैं हम उपमा। तो मेटाफर जनरली होता है, सिमली होती क्या, सिमली में सबसे पहले ये मान लो एक हिंदी बेसिक है कि के जैसा, सिमली बेसिकली होता है के जैसा, और रूपक क्या होता है, वही होता है, वो के जैसा नहीं होता है, वही होता है। जैसे मैं बोलूँ मेरा भाई शेर है, अब ये रूपक हो गया, लेकिन मैं कहूँ मेरा भाई शेर के जैसा है, तो ये फिर सिमली हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो हम देखते हैं हमारा यहाँ पर मेटाफर फाइंड करना है। मेटाफर में यानी कि कोई चीज़ कोई दूसरी बन जाए, कोई चीज़ दूसरी बन जाए तो वो कहाँ पर है। वैसे तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। फोर्थ नंबर, ही इज़ अ डंकी, ये हमारा मेटाफर यूज किया गया क्योंकि यहाँ पर ही को डंकी बना दिया गया है। ही इज़ अ बिग डंकी, वो बहुत बड़ा डंकी है, तो ही इज़ अ बिग डंकी, यही हमारा मेटाफर यूज किया गया है। अब बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है, माई हार्ट लीव्स अप व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई। अब ये जो सेंटेंस है या तो ये सेनेक्डकी हो सकता है या फिर हाइपरबली हो सकता है। ये जो है यहाँ पर अगर मैं फिगर ऑफ स्पीच की बात करूँ तो या तो यहाँ पर सेनेक्डकी भी हो सकता है और हाइपरबली भी हो सकता है, यानी हाइपरबली भी हो सकता है। सेनेक्डकी इसलिए क्योंकि सेनेक्डकी मतलब होता है जब कोई आप वन अ पार्ट इज़ मेड टू रिप्रेजेंट द होल, यानी कि जब कोई एक हिस्सा किसी चीज़ का किसी संपूर्ण हिस्से को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाए तो उसे बोलते हैं हम सेनेक्डकी। फॉर बेहतर एग्जांपल के लिए आप समझिए, अभी हाल ही में जो सीरीज़ हुई है मैच की क्रिकेट में, उसमें इंडिया लॉस्ट हो गई, तो मैं बोलूँ इंडिया लॉस्ट बाय 6 विकेट्स। अब यहाँ पर इंडिया लॉस्ट कहने मतलब है कि इंडिया नहीं लॉस हुई, इंडियन टीम लॉस्ट हुई है ना, इंडियन टीम हारी है, इंडिया थोड़ा ना हारी, इंडियन टीम हारी है, तो वो सेनेक्डकी हो गया। और हाइपरबली समझते ही हो, बढ़ा चढ़ा कर बोलना, माई हार्ट लीव्स अप, मेरा हार्ट उछल पड़ा। अब हार्ट किसका उछल पड़ता है, नहीं होता है ना, तो बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 में सेनेक्डकी और हाइपरबली दोनों हो सकते हैं। सेकंड नंबर में कह रहा है द बिटर स्वीट। द बिटर स्वीट यानी 2 वर्ड एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीमोरॉन हो जाएगा। ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर हो जाएगा, द बिटर स्वीट नीचे, है ना। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बिटर स्वीट लिखा है ना, तो बिटर स्वीट यहाँ पर लिखा है, इसके ये एक दूसरे के वर्ड अपोजिट हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन हो जाएगा। सो सेकंड नंबर में ऑक्सीमोरॉन हो सकता है। थर्ड नंबर में कह रहा है कि द फेस ऑफ द चाइल्ड इज़ एज सॉफ्ट एज। अब देखो यहाँ पर एज सॉफ्ट एज आ गया है ना, तो यहाँ पर क्या है, सिमली हो गया, यहाँ पर सिमली हो गया ना, के जैसा। द फेस ऑफ द चाइल्ड इज़ एज सॉफ्ट एज द पीटल्स ऑफ अ रोज़, है ना, रोज़ की जो कलियाँ हैं उनके अकॉर्डिंग, यानी गुलाब की कलियों के अकॉर्डिंग, कलियों के जैसा उसका सॉफ्ट चेहरा है बच्चे का, चाइल्ड का, है ना, तो यहाँ पर सिमली हो गया। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मेटाफर जो होगा उसमें किस में होगा हमारा, ही इज़ अ बिग डंकी, यही हमारा मेटाफर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 70 देखते हैं। 70 में कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज़ नोन एज। अब देखो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन यानी लोगों की बात करता है ना, तो उसको क्या कहा जाता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मैंने लिखा है, सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, जीनियोलॉजी। अब जीनियोलॉजी बना है जीन से, और जीन होती है जो वंशावली होती है ना, वंश, आपका वंश क्या है, आपका जीन क्या है, वहाँ से बना जीनियोलॉजी। रूट वर्ड क्या है, जीन है ना, तो जीनियोलॉजी तो क्या हो जाएगा, जीनियोलॉजी मीन्स होता है वंशावली, जैसे बोलते हैं ना, स्टडी ऑफ फैमिलीज़ और स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री,
स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री उसे बोलते हैं जीनियोलॉजी, जीन से बना है ना। सेकंड नंबर में कह रहा है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी में जो डेमो वर्ड दे रखा है इसका मतलब होता है पीपल, जनता, लोग। तो डेमोग्राफी यानी स्टडी ऑफ पीपल, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। क्या हो जाएगा सेकंड नंबर, यानी यहाँ पर होना चाहिए था डेमोग्राफी। डेमोग्राफी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। थर्ड नंबर लिखा है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी ना जो बोलते हैं ना, खगोलीय टाइप के वो वाले, तो वो एस्ट्रोनॉमी हो जाएगा। इकोलॉजी समझते हो, परिस्थितिकी विज्ञान जिसे बोलते हो ना, तो वही होता है। स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट उसे बोलते हैं इकोलॉजी। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू अ डायरेक्ट सेंटेंस। कोई इनडायरेक्ट सेंटेंस दे रखा है, उसको हमें डायरेक्ट में बताना है। सेंटेंस कह रहा है आई आस्क्ड शीला इफ़ आई माइट नो हर फादर। अब हमें पता है इफ़ से स्टार्ट हो रहा है और माइट भी दे रखा है, तो जब जनरली इफ़ से अगर नरेशन में इनडायरेक्ट में इफ़ या वेदर से स्टार्ट होता था, तो जो सेंटेंस डायरेक्ट में वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ करता था, यानी जो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता था लेकिन हेल्पिंग वर्ब से होता था। अब यहाँ पर माइट भी दे रखा है, तो हमें देखना है विल वाले, सो सारे ऑप्शन से गलत हो जाएंगे। ये जो विल वाला ऑप्शन है ये तो गलत हो जाएगा, यानी ये जो विल दे रखा है ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर कैन दे रखा है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ पर हमें दो रखे हैं, मे आई नो और मे आई नो, लेकिन यहाँ पर दे रखा है टोल्ड वाले में, टोल्ड वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमारे पास ऑप्शन बचा फोर्थ, आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर। योर बदलेगा आई किसके, शीला के अकॉर्डिंग, क्यों हर हो जाएगा, बिल्कुल सही है ना, तो हर हो जाएगा। और आई तो आई के अकॉर्डिंग ही रहेगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा आपका 71 का फोर्थ, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बहुत ही आसान है, तो टफ नहीं था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। 72 में कह रहा था ईडियम टू रिंग वंस ओन बेल। अपनी घंटी बजाओ, बोलते नहीं है एक कहावत है ना, अपनी घंटी बजाओ। अपनी घंटी बजाओ कहने मतलब है कि आप अपनी खुद की बड़ाई करो, खुद ही पढ़े अपने आप में बड़ाई कर रहे हो ना, सेल्फ रेज जिसे बोलते हो। बोस्टिंग बोल सकते हो, है ना, ब्रैगिंग बोल सकते हो, ब्रैग करना बहुत ज़्यादा, बोस्ट करना बहुत ज़्यादा, उसे बोलते हैं ना। तो टू रिंग वंस ओन बेल, ये जो हमारा ईडियम है, इसकी मीनिंग जो हो जाएगी वो टू इंडल्ज इन सेल्फ प्रेज, अपनी खुद की बड़ाई करना, वही इसकी मीनिंग हो जाएगी। जैसे आपने वर्ड सुन रखा होगा बोस्ट, है ना, डींगे मारना, ब्रैगिंग करना, डींगे मारना, वही होता है ना। तो खुद की घंटी बजाना मतलब कि खुद की बड़ाई करना। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव आर यूज्ड, व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अलाइव एस, अब देखिएगा इस सेंटेंस को पढ़ने से पहले, अलाइव एस इज़ बेटर देन अ डेड लायन। हमें नहीं पता है यहाँ पर कौन से एडजेक्टिव, एक तो एडजेक्टिव बेटर भी यूज किया गया है, दूसरा एडजेक्टिव लाइव भी यूज किया गया है, और तीसरा डेड भी यूज किया गया है। ये तीनों के तीनों एडजेक्टिव यूज किए गए हैं। तो अगर मैं इन तीनों की बात करूँ, क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव्स लिखा है, तो अगर मैं तीनों की बात करूँ तो ये फिर डिस्क्रिप्टिव वर्ड हो जाएगा, है ना। सिर्फ और सिर्फ बेटर की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा क्वालिटी बता रहा है, क्योंकि बेटर बोलते हैं ना, गुड, बेटर, बेस्ट, तो क्वालिटी हो जाएगा। लेकिन इन तीनों को एडजेक्टिव की बात करूं, क्योंकि आपको पता है ना, जनरली जो नाउन से पहले जो वर्ड बैठे होते हैं वो डिटर्मिनर कहे जाते हैं, डिटर्मिनर डिस्क्राइब करते हैं। तो ये डेड हो गया, लाइव हो गया, बेटर हो गया, इन तीनों की अगर मैं बात करूं तो डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ बेटर को देख रहा होगा तो फिर ये क्वालिटी एडजेक्टिव हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। सो एग्जामिनर यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग क्या आंसर देगा, हालांकि आंसर जो देने के ज़्यादा चांसेस हैं वो डिस्क्रिप्टिव के हैं। क्वालिटी भी आंसर हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, क्वालिटी भी, मैं क्वालिटी पर भी आंसर कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूँगा बेटर की, गुड, बेटर, बेस्ट, बेटर क्वालिटी बताता है ना, तो ये क्वालिटी एडजेक्टिव भी हो सकता है यहाँ पर। तो एग्जामिनर को यहाँ पर अंडरलाइन करना चाहिए था कि कौन से एडजेक्टिव को पूछ रहा है। यही होता है कि आप ना, ये बहुत ही लो लेवल की इंग्लिश है, याद रखिएगा, स्टैंडर्ड इंग्लिश नहीं बोला जाएगा इसे। 74 बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन मिस स्पेल्ट, इनमें से कौन सा ऐसा जो वर्ड है जो मिस स्पेल्ट है। हमें पता है इंट्रेंस की मीनिंग जो होती है ENTRANC, इंट्रेंस बिल्कुल सही से स्पेल्ट किया गया है। गवर्नेंस की स्पेलिंग आपकी गलत इस तरीके से स्पेल्ट की गई है। यहाँ पर जो मीनिंग होगी गवर्नेंस में वो GOVERNANC होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ANC होना चाहिए था यहाँ पर। तो सेकेंड नंबर इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। एम्बिगुअस आप समझते हो मीनिंग होती है ना, हैविंग मोर देन वन मीनिंग, वन पॉसिबल मीनिंग,
हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, यानी इसे बोलते हैं द्विअर्थी। बहुत बोलते हैं ना द्विअर्थी, डबल मीनिंग, उसे बोलते हैं एम्बिगुअस। डिसिडुअस क्या होता है? डिसिडुअस मीन्स होता है घना। डिसिडुअस ट्री लूजेस इट्स लीव्स इन ऑटम। जनरली जो होते हैं डिसिडुअस ट्री होते हैं वो अपने जो पत्तियां होती हैं वो ऑटम में यानी पतझड़ में खो देते हैं और स्प्रिंग में नई पत्तियां आ जाती हैं, उसे डिसिडुअस ट्री बोलते हैं। जनरली डिसिडुअस की मीनिंग होती है घना। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड अटेन्यूएट करना। अटेन्यूएट मीन्स होता है किसी चीज़ को कमज़ोर करना, पतला करना, दुबला कर देना, मेक थिन करना, उसे बोलते हैं ना अटेन्यूएट करना। जैसे कि वीकेंड आ जाए, इम्पेयर्ड आ जाए, इनरवेटेड आ जाए, ये सारे के सिनोनिम हो जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेक थिन इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, मेक थिन यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा मेक थिन हो जाएगा। डिवाइड नहीं होगा। रिपेंट मीन्स होता है पश्चाताप करना। फोर्स मीन्स फोर्स देना, या जानते रखिएगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। 76 में कह रहा है कि पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट कंजंक्शन। बेहतर कंजंक्शन के साथ आप सेंटेंस को पिक करिए। सब में नो सूनर है और हमें पता है नो सूनर के साथ जो वर्ड यूज किया जाता है नो सूनर देन यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? देन यूज किया जाता है, नो सूनर देन। अब देन नहीं आता, ये बात याद रखिएगा। कभी कभी नो सूनर के साथ देन THEN लगा देते हैं, वो भी गलत हो जाएगा। हमें क्या लगाना है? THAN, नो सूनर देन। अब नो सूनर से स्टार्ट हो रहा होगा तो इन्वर्जन लगेगा। इन्वर्जन मीन्स पार्शियल इन्वर्जन लगेगा। पार्शियल इन्वर्जन कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले बैठी होगी, मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद ही बैठी होगी। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ, नो सूनर हैड बी रीच्ड, नो सूनर हैड बी रीच्ड द स्टेशन बट द ट्रेन, देखो बट लगा दिया, गलत हो गया है ना। नो सूनर हैड बी रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, ये हमारा थर्ड नंबर का आंसर सही हो जाएगा। नो सूनर हैड बी रीच्ड द स्टेशन व्हेन गलत हो जाएगा, ये भी हमारा। नो सूनर हैड बी रीच्ड द स्टेशन एंड, ये भी गलत हो जाएगा हमारा। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। नो सूनर हैड बी रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। 77 कह रहा है कि पिक आउट द सुइटेबल एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एक वर्ड दे रखा है, उसका एंटोनिम हमें फाइंड करना है। जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब होता है बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से सलूशन या कोई डिसीजन लेना, बहुत ही बुद्धिमानी तरीके से, जुडिशियस। सो जुडिशियस का एंटोनिम हमें फाइंड करना है, तो इम्प्रूडेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इम्प्रूडेंट। क्योंकि प्रूडेंट जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा, इम्प्रूडेंट इसका एंटोनिम हो जाएगा। जैसे जुडिशियस का एंटोनिम इनजुडिशियस हो सकता है, वैसे ही जुडिशियस का एंटोनिम इम्प्रूडेंट भी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इम्प्रूडेंट मतलब अविवेकपूर्ण, जुडिशियस मतलब विवेकपूर्ण। केयरफुल जानते हो सावधान तरीके से। सिली बहुत ही माइनर जिसे बोलते हैं ना, सिली मिस्टेक, माइनर तुच्छ जैसे बोल सकते हो। सगैसियस बहुत ही बुद्धिमानी भरा। सो जुडिशियस एंड सगैसियस आर द सिनोनिम ऑफ ईच अदर, याद रखिएगा। जुडिशियस हो जाए आपका जुडिशियस और सगैसियस आपस में आपके एक दूसरे के सिनोनिम हैं, याद रखना इस चीज़ को लेकर, है ना। सो इसका आंसर हो जाएगा इम्प्रूडेंट। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। 78 के हमने पैसेज पढ़ लिया है, आपको मैं सिर्फ और सिर्फ आंसर बता रहा हूँ फटाफट, तो आप आंसर मैच कर लीजिएगा। इनकोर का मतलब होता है वंस मोर। कई बार हम लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं ना वंस मोर, इनकोर, तो इनकोर का मतलब होता है वंस मोर। वंस मोर हो जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होना चाहिए था वंस मोर। ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। व्हाट डिड किम डू इन द एंड, एंड में उस किम डू ने क्या किया? किम ने एंड में अंत में किम ने क्या किया? स्माइल एंड डिसअपियर्ड। ऑप्शन नंबर 79 का थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज सेंचुरी डिनोट, सेंचुरी क्या डिनोट करती है? यानी सेंचुरी हमें पता है ना, शतक डिनोट करती है, शताब्दी को डिनोट करती है, तो 100 ईयर्स को डिनोट करती है। पैसेज के लास्ट में दे रखा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है व्हाट इज़ द मैजिशियंस नेम, मैजिशियंस का नाम क्या था? उसका नाम था किम राठौड़, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैप्टिवेटेड, कैप्टिवेटेड मीन्स होता है मंत्रमुग्ध हो जाना, एकदम आश्चर्यचकित हो जाना, इस टाइप से मीनिंग करना। तो इसका जो मीनिंग हो जाएगा वो एस्टॉनिश्ड हो जाएगा, याद रखिएगा। एंगर्ड गुस्सा हो जाएगा, अरेस्टेड नहीं हो जाएगा, ऑनर्ड सम्मानित होगा, ये भी नहीं होगा। सो कैप्टिवेटेड का मीनिंग हो जाएगा एस्टॉनिश्ड, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब कि ना हैपनिंग सडनली, होता रहना, स्पॉन्टेनियस बोलते नहीं, होता रहना। सो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, हैपनिंग सडनली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, 84 सॉरी। 84 में कह रहा है कि व्हाट इज़ वैन। वैन क्या मतलब जादुई छड़ी, जादुई छड़ी। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्टिक। ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 84। 85 में कह रहा है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होपिंग। होपिंग मीन्स होता है जनरली, अगर इंसान के लिए होपिंग यूज किया जाए तो इसका मतलब होता है एक पैर से उछलना, कूदना, एक पैर से। लेकिन जानवर के लिए लगाया जाए तो फिर वो इसे जनरली सेंस में बोलते हैं उछलना कूदना। तो हॉपिंग का मतलब होता है उछलना या कूदना, ऐसे बोलते हैं जंपिंग, है ना। सो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, मीनिंग ऑफ द ईडियम टू पुट आउट। टू पुट आउट मीन्स होता है टू एक्सटिंग्विश, यानी बुझा देना किसी चीज़ को, जलती हुई आग को बुझा देना, उसे क्या बोलते हैं, टू पुट आउट। यानी ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। टू एक्सटिंग्विश मीन्स होता है बुझाना, है ना। टू पुट आउट मीन्स होता है बुझाना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, द सेंटेंस दिस इज़ द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न। हमें ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस है। जनरली जो सेंटेंस होते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स आर, है ना। कौन कौन से, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक मेन क्लॉज होती है, यानी एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होगी। ध्यान दीजिएगा, सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है। अब याद रखना, वो सिंपल सब्जेक्ट हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट भी हो सकता है ना, और वो हमारी वर्ब फाइनाइट वर्ब जो होगी वो हमारी कंपाउंड फाइनाइट वर्ब भी हो सकती है। समझेंगे इस चीज़ को, याद रखना, है ना। तो सिंपल सेंटेंस जो होता है उसको कैसे समझना है कि कम से कम उसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होगी, वो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, एक मेन वर्ब होगी, एक मेन क्लॉज होगी और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होगी वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जुड़ी होगी। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, फैन बॉयज़ निमोनिक को छोड़कर, यानी फैन बॉयज़ जो होता है ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहा जाता है। इनको छोड़कर जितने भी हमारे वर्ड्स बचे कंजंक्शन के रूप में, वो सारे के सारे हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहे जाते हैं। जैसे कि आपका आ जाए अनलेस आ जाए, आपका इफ़ आ जाए, व्हेन आ जाए, WH वर्ड आ जाए, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, ये हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। बहुत सारे वर्ड्स हैं, है ना, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में। अनलेस हो जाए, अनटिल हो जाए, कोई WH वर्ड हो जाए, सिंस हो जाए, एज हो जाए, बिकॉज हो जाए, ये सारे के सारे हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहे जाते हैं। और इनसे बनी क्लॉज जो है वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कही जाती है। और ये क्लॉज जब मेन क्लॉज के साथ मिलकर बनी होती है तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, इसमें एक मेन क्लॉज और एक या एक से ज़्यादा हमारी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती है। कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज वो क्लॉज होगी जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जुड़ी हुई होगी, याद रखना। तो यहाँ पर मैंने आपको तीनों सेंटेंस बता दिया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो क्या हो जाएगा, दिस इज़ द हाउस इन विच, अब देखो WH वर्ड दे रखा है, इन विच, दिस इज़ द हाउस, ये मेन क्लॉज है। इन विच आई वॉज बॉर्न, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो मेन क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं है तो कैसा सेंटेंस बनेगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अभी मैंने बताया। सो ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि मेन क्लॉज के साथ यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज यहाँ पर यूज की गई है ना, सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज की गई है। सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 87 88 पढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक देखना है। द ऑब्जेक्शन वॉज मेट आउट। मेट आउट का मतलब होता है टू प्रोवाइड, है ना, गिवन, प्रोवाइड। अब प्रोवाइड की जगह पर, मेट आउट की जगह पर आप प्रोवाइड लिख के देख लीजिए। द ऑब्जेक्शन वॉज प्रोवाइडेड, यानी ऑब्जेक्शन जो है, जो आपत्ति है, वो किसके द्वारा दी गई थी, लॉयर के द्वारा दी गई थी। तो के द्वारा दी जाना, यानी पर क्या हो जाएगा, बाई। मेट आउट का मतलब होता है प्रोवाइड या फिर गिव, ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। मीट आउट जिसे बोलते हैं ना, मीट आउट, मीट आउट या मेट आउट, इसके सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म यहाँ पर सॉरी यूज की गई है, मेट आउट। तो इसका मतलब होता है प्रोवाइडेड या फिर गिवन, है ना। तो क्या हो जाएगा, द ऑब्जेक्शन, यानी जो आपत्ति है, ऑब्जेक्शन यहाँ पर नाउन की तरह यूज किया गया है, ध्यान दीजिएगा। द ऑब्जेक्शन यानी जो आपत्ति है, वॉज मेट आउट, दी गई थी, प्रोवाइड की गई थी, किसके द्वारा, बाय द लॉयर, लॉयर के द्वारा, वकील के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा सारा सब कुछ। आगे बढ़ते हैं, 89 देखते हैं। 89 में कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक, डैश ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम। अब है बड़ा अच्छा सेंटेंस है, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंटेंस है।
अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल कहूँ या पास्ट पार्टिसिपल कहूँ, लेकिन हमें समझना है कॉन्सेप्ट। अगर मैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखता हूँ तो फर्स्ट वाइल ट्राइंग तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसका कोई लॉजिक नहीं है ना। वाइल ट्राइंग तक कोई लॉजिक नहीं है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। ऑन ट्राइंग भी कोई लॉजिक नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। हमारे पास ऑप्शन बचे हैविंग टायर्ड और सॉरी, मैं पढ़ जो रखा हूँ वो ट्राइंग पढ़ रहा हूँ, जबकि लिखा है यहाँ पर टायरिंग। इसे बोलते हैं हरी स्पॉयल्स करी, जल्दी का काम शैतान का। वाइल टायरिंग लिखा है और मैं पढ़ रहा हूँ उसे ट्राइंग, सॉरी, वाइल टायरिंग भी गलत हो जाएगा, ऑन टायरिंग भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे पास सेकंड और फोर्थ में देखना है, इन दोनों में लड़ाई है, कौन सही होगा। सो सेकंड नंबर सही हो सकता था अगर यहाँ पर लिखा होता हैविंग बीन टायर्ड। क्यों बीन क्यों लगा होता, क्योंकि बीन अगर लिखा होता तो यहाँ पर टायर्ड जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, याद रखिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के पहले यहाँ पर वर्ब की हैविंग के बाद हमें पता है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, तो हैविंग बीन टायर्ड अगर लिखा होता तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन जो बचा वो फोर्थ हो जाएगा, बीइंग टायर्ड बेहतर ऑप्शन है। ध्यान दीजिएगा, मैंने रीज़न बता दिया है, कोई आपको कल अगर झूठ कहे तो ये सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आप उसे बता सकते हो कि हैविंग के साथ यहाँ पर अगर बीन दे रखा होता तो हम यहाँ पर सही कर सकते थे। क्यों, क्योंकि टायर्ड यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, यहाँ पर टायर्ड जो है वो एडजेक्टिव है। आप टायर्ड होते हो तो क्या यू आर टायर्ड, आई एम टायर्ड, सी इज़ टायर्ड, ही इज़ टायर्ड, तो क्या है टायर्ड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमें पता ना हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, वर्ब आती है ना वर्ब की, तो यहाँ पर उसकी मेन वर्ब होनी चाहिए थी, क्योंकि जो एडजेक्टिव होते हैं वो बी के बाद आते हैं, बी जो होती है लिंकिंग वर्ब, इज एम आर वाज वर, इसके बाद, तो यहाँ पर हैविंग बीन होना चाहिए था, तब तो ये सही हो सकता था। अदरवाइज यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ बेहतर है। बीइंग टायर्ड मतलब है ही वॉज टायर्ड ऑफ प्लेइंग, है ना, या फिर दे वर टायर्ड ऑफ प्लेइंग, तो ये चिल्ड्रन की बात की जा रही तो देवर हो जाएगा, दे वर टायर्ड ऑफ प्लेइंग, द चिल्ड्रन वेंट होम, बिल्कुल सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, है ना। ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक अ सिंपल सेंटेंस। अभी हमने बताया सिंपल सेंटेंस यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ एक मेन सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है, ध्यान दीजिएगा इसमें। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम सेंटेंस को पढ़ते हैं। द कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रॉन्ग, कॉफ़ी इजंट टू स्ट्रॉन्ग, इट विल नॉट कीप अवेक। अब दो क्लॉज हैं, एक तो द कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रॉन्ग, दूसरा इट विल नॉट कीप अवेक। हमें इन दोनों को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो कैसा, पहला वाला देखते हैं। पहले वाले में दे रखा है द कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रॉन्ग सो, इन्होंने सो लगा दिया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा दिया, गलत हो गया। हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है, सिंपल सेंटेंस में कोई कंजंक्शन नहीं लगा होगा, ध्यान दीजिएगा, यानी कोई कंजंक्शन के बाद कोई क्लॉज नहीं आएगी, गलत हो जाएगा। सेकंड नंबर कह रहा है द कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रॉन्ग सो इट, फिर अगेन सो इट विल नॉट, ये भी गलत हो जाएगा, है ना। द कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रॉन्ग एंड विल नॉट, ये भी गलत हो जाएगा, एंड के साथ लगा दिया। दूसरा फोर्थ देखिए, द कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप, हाँ टू और टू का कॉम्बिनेशन बन जाएगा और एक सिंपल सेंटेंस है। ये हमारी मेन फाइनाइट वर्ब है, याद रखिएगा। तो टू कीप हमारी ये बिल्कुल नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये तो चल जाएगी, है ना। तो द कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फोर्थ, है ना। ये तो हम लोगों ने पेपर सॉल्व कर लिया। आपको क्या करना है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं इन 30 क्वेश्चंस में, अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरे लोगों को भी बताइए कि यहाँ पर पेपर का सोल्यूशन दिया जाता है और अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पर सोल्यूशन हर कोई देता है लेकिन उससे रेलेवेंट या उसके सारे पॉइंट को कोई डिस्क्राइब नहीं करता होगा। मैं ट्राई करता हूँ कि सारे पॉइंट को डिस्क्राइब करूँ और कुछ वर्ड आपको एक्स्ट्रा बता पाऊँ, तो वही मैं कोशिश करता हूँ। आपको क्या करना है, आप वीडियो को ज़रूर पसंद किया करें, लाइक कर दिया करें, कमेंट भी किया करें, कमेंट करने से बचे ना, कमेंट जरूर करें। अच्छा लग रहा है, ख़राब लग रहा है, जो भी आपको समझ में आ रहा है उसे ज़रूर कमेंट करें। कोई इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट अगर है कि गुंजाइश है कि इससे ऐसे इम्प्रूव किया जा सकता है तो सजेशन भी दिया करें, क्योंकि मैं सजेशन ज़रूर लेता हूँ और मानता रहता हूँ, है ना। तो उसको ज़रूर आप थोड़ा सा ये हेल्प करें और दूसरे लोगों तक बताएं कि यहाँ पर अच्छा से डिस्कशन कराया जाता है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर मैं
अगर आप में से कोई न्यूज़पेपर पढ़ना चाह रहा हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर न्यूज़पेपर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं ही प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। चाहे हिंदी पढ़ना चाहे तो हिंदी, इंग्लिश पढ़ना चाहे तो इंग्लिश। कई पेपर आते हैं, द हिंदू हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, जनसत्ता हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, हिंदुस्तान हो गया, दैनिक जागरण हो गया, अमर उजाला हो गया है, बहुत सारे पेपर्स हैं तो मैं यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे सारे अपने बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं, और साथ ही साथ आप लोगों में से अगर कोई जुड़ना चाह रहा है तो बिल्कुल आपका सभी का स्वागत है, आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये पेपर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। इसके अलावा अगर कुछ और इम्प्रूवमेंट करना होगा तो ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, हमारी सीरीज़ चल रही है CGL की, CGL 2020 पेपर प्रीवियस ईयर की सीरीज़ चल रही है, उसको ज़रूर देखा करें, है ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर सॉल्व किया करें। तो उनको बैक टू बैक हम यहाँ पर पेपर सॉल्व करा रहे हैं और उनको ज़रूर देखा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।